अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात से मुतालिक जो फैसला दिया उस केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इस हुक्मनामे में यह कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। हाई कोर्ट ने 2007 जो है वो 753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बेशक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। इसके अलावा तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि बैरिस्टर उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल को डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। अदालत ने बैरिस्टर उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है इसका नून लीग ने खैर मकदम करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी और यह फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगमीन की हैसियत रखता है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी इस फैसले को तारीखी करार दिया है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी सामने आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एहतराम करते हैं लेकिन हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। ROs और DROs जुडिशरी से होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। PTI का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फर्स्ट टाइम पिटीशन है। PTI ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के ROs और DROs के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात 3 जनवरी तक आयद किए जा सकेंगे और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के सियासी अमल पर यह जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इस पर क्या असरात होंगे, क्या इंतजामी अफसरान अब साफ शफाफ इंतखाबात कराने में कामयाब होंगे और ये इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद बाकी मराहिल किस तरह से तय होंगे। प्रोग्राम में इस पर सबसे पहले बात होगी और सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोथा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन है, चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोथा साहब आपके वक्त का। नईम हैदर साहब सबसे पहले तो ये कल के फैसले के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अब देखिए एक बात की जा रही है कि ये पूरा अमल तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त थी जिसकी वजह से रुका। तो क्या वाकई आपको अंदाजा था कि एक ऐसी दरखास्त होगी जो कि DROs और ROs के हवाले से होगी और वो पूरे के पूरे इंतखाबी अमल को डीरेल कर देगी? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज रहमान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से पूरी एक स्ट्रगल कर रही है आइन की बालादस्ती के लिए, मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए कि इलेक्शंस होने चाहिए। जब असम्बलियां टूट जाती हैं तो इलेक्शंस फौरन जो है 90 डेज के अंदर जो है वो होते हैं या 60 डेज के अंदर होते हैं। जो अगर पूरी मुद्दत कर ले तो फिर 60 डेज के अंदर, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे उससे पहले तोड़ दी जाए या बर्खास्त कर दी जाए तो फिर 90 जो है वो 90 डेज के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि पहले तो इलेक्शन जो है वो टाइम पर हुए नहीं और हमने ही PTI ही बार बार रजू किया। PTI ही आपने देखा कि मुख्तलिफ अगर सूबों में मामला आया तो सूबों में भी PTI गई और अगर वफाक का मामला आया तो वफाक के लिए भी PTI इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजू किया। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले ये की कि इमरान खान साहब को जो जिस तरह से एक गैर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए डिस्क्वालीफाई किया, लेवल प्लेइंग अगर फील्ड की बात की हमने तो उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। स्टिल अभी तक हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। इस तरह ही इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपके सामने है, उन्होंने कहा कि दोबारा आप करवाएं, हालांकि पहले भी आइन के मुताबिक 2022 में फिर भी हमने करवा दी और अभी भी मैं देख रहा था कि कागज लिस्ट जारी कर दी गई और 18 तारीख के लिए वो केस फिक्स कर दिया है। तो जब इलेक्शन कमीशन की बदनीति जो है बड़ी बात नजर आ रही है
कि वो किस तरह से पीटीआई को जो साइड पर करने के लिए, उसको क्रैश करने के लिए उन्होंने जो है वो अपना कार्रवाई जारी की है। तो हमने रजू किया था बेसिकली लाहौर हाईकोर्ट में इस हवाले से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, वो जुडिशरी से हो, क्योंकि डीसी या एसी या जितने भी इंतजामिया से लिए जाएंगे आरओज डीआरओज हो, तो फिर वो किसी सूरत भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर 2500 के करीब जो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए। इसी तरह से अगर देखा जाए तो केपी में 700 के करीब जो है वो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए और लोगों को नजरबंद किया। और इसी तरह अगर जल्सों की इजाजत मांगी जाती है तो हमें इजाजत नहीं है, दूसरी जमातों को प्रोटोकॉल हासिल है। हमारी जमात जब भी जलसा करती है गोलियां चलाई जाती हैं, पुलिस का, इंतजामिया का, सबका यही रवैया है। और निगरान हुकूमत किसी तरह से भी न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर निगरान वजीर आजम कहते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर निगरान वजीर आजम कहते हैं कि 9 मई के अंदर जो लोग, लेकिन नहीं, मतलब आपको अंदाजा था कि इसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस है वो ही रुक जाएगा और इलेक्शन कमीशन ये कहेगा हम शेड्यूल नहीं दे सकते। देखिए, बात यह है कि कोई भी आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर कोई दरखास्त देता है या कोई बंदा अगर विक्टिम है किसी भी ऑर्डर से या किसी भी काम से या कोई भी गुजारे लेकर अदालत जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो दरखास्त गुजार के ऊपर ही तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी जाए। यहाँ पर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है। हमने ये नहीं कहा कि डेट चेंज की जाए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से अगर दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में गई थी तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए वो तो कोलैटरल कह रहे हैं ना कि इसी तरह अगर लाहौर हाई कोर्ट में जो है हमारी दरखास्त के ऊपर यूं ही समाअत की जाती है और इलेक्शन कमीशन को फौरन बुला के कहा जाता कि हम जब देने के लिए तैयार हैं, जुडिशरी ने इनकार ही नहीं किया, ये गलत बयानी किया इलेक्शन कमीशन ने। तो इससे भी बदनीति उनकी बातें नजर आती है कि वो झूठ उन्होंने बोला है और किस तरह से उनसे इंसाफ की या उनसे बयाना रवी की या उनसे बराबरी की उम्मीद की जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट को ऐसे ही इकदाम करना चाहिए जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। फौरन कहा जाता कि आरोप देने के लिए हम तैयार हैं और आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन एक्ट के अंदर जरूर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो आरोप जिधर से मर्जी आ रहा है, जिसके लिए बकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि उनके अपने हो सकते हैं या जो है वो जुडिशरी से ले सकती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन 22 है जो वादे तौर पर पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। आपको लगता है कि अदलिया को ये चाहिए था कि वो साथ ये फैसला कर देते कि आरोज अदलिया से दे दिए जाए, लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला कर देती? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट अगर फौरन ही 6 तारीख को ये दरखास्त की थी, 7 तारीख के लिए बुला लेती, 8 के लिए बुला लेती, उसमें तो बाकायदा तौर पर काफी दिन बचते थे। आज भी अगर डेट 16 हुई है तो 15 तारीख को शेड्यूल जारी होना था, फिर भी 10 दिन थे जिसमें ये मामला हल किया जा सकता था। लेकिन वहां पर इतना लेट जो है वो जाकर मामला 12 या 13 तारीख को आई थिंक फिक्स हुआ, 13 तारीख को फिक्स करना और फिर ये कह देना कि अब मंडे को समाअत होगी। तो ये भी आपके सामने बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि जानबूझकर वहां पर डिले किया गया। और उस जैसे बाकर अली नईवी साहब ने हमें इन 18 महीनों में ये पहला रिलीफ दिया है स्टे देके, जो कि हमारे खिलाफ भी ये पटका डाल दिया गया कि जनाब ये आप करवाएं और आप इलेक्शन से डिले करना चाहते हैं। यकीन माने आज इमरान खान साहब से जी अच्छा जी आप कर लीजिए बात। जी, मैं आज इमरान खान साहब से मिला और मैंने खान साहब को बताया कि मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है कल दोबारा अदालत खुली है और उन्होंने शेड्यूल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 3 घंटों में लेकर आए, तो फौरन शेड्यूल आ गया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा जबरदस्त हो गया, चलो कम से कम जो है इलेक्शन की डेट जो है वो 8 तारीख थी, तो उसके ऊपर इलेक्शन शेड्यूल तो जारी हुआ है ना, इलेक्शन की तरफ तो जाए ना। तो यकीन माने मुझे कोई ये तरफदारी नहीं है या कोई नहीं है कि इमरान खान, लेकिन इसमें नहीं, मैं तो साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी बानी चेयरमैन जो है उन्होंने, आप ये कह रहे हैं बानी चेयरमैन जो हैं वो उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन ये कुछ अब ये भी वजाहत कीजिएगा, ये तो कंफ्यूजन थी हमारे यहाँ, इस पर बात होती रही कि ये दरख्वास्त किसने दायर की थी, क्या तहरीक इंसाफ इस दरख्वास्त को और जो पिटिशनर हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी को उनको ओन करती है इस दरख्वास्त की बुनियाद पर? तो ये भी जरा वजाहत कर दीजिए, क्या ये वाकई बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर ये दरखास्त की गई थी या फिर ये उमैर नियाजी ने खुद ये दरखास्त दी थी?
देखिए बिल्कुल जी, चेयरमैन पीटीआई के नोटिस में था और उनके बिल्कुल जो है उनसे एतमाद लेकर ये दरखास्त की गई। और अगर ये बात बताई जाए कि कोर कमेटी के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, तो मैं खुद उसका मेंबर हूँ। वहां पर भी बाकायदा तौर पर हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई, ये बात डिस्कस हुई, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी सूरत नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों को नजरबंद, जिस तरह से आप मदद साहब की मिसाल आपके सामने है। और ये दरखास्त सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हुई, ये दरखास्त जो है, इसी तरह की दरखास्त जो है पेशावर हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान क्वेटा हाई कोर्ट में, इसी तरह वहां पर सिंध में, कराची वहां पर हाई कोर्ट में, तो वहां पर भी हुई है। तो किसी सूरत ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ के पीटीआई के जो लीडरशिप है उसको एतमाद में नहीं लिया गया, या इमरान खान साहब की इसमें कोई रजामंदगी नहीं थी। देखिए यहाँ पर अब जुर्म बन गया कि कोई भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेगा ना तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यहाँ पर जुर्म बन गया कि अगर कोई नाम साइफर का लेगा ना, आज आपने देखा कि नीमा खानम ने साइफर को कहा कि हम तो सी के हवाले से बात भी नहीं कर सकते, वो साइफर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की पाबंदियां या हुकूमतें लगा रही है, अदालतें साथ दे रही हैं, तो फिर कैसे सारी चीजें। इसमें एक और चीज पे जरा आपकी मैं राय चाहता हूं। एक तासुर ये बनाया जा रहा था कि क्योंकि चेयरमैन पीटीआई खुद इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि इंतखाबात आगे चले जाएं या डिले हो जाएं। नहीं, ये बड़ा गलत आसर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो भी, कल मैं मंजूर साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जो डीआरओज आरओज हैं वो डीसी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में, बल्कि सारे हलकों में ही ग्रांटें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, इनकी फंड्स लगाए जा रहे हैं, 16 नालियां इनकी बन रही हैं और इनको प्रोटोकॉल हासिल है। और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन की बदरीकी आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि डीसी सारे जो है और एसी और सारी जो इंतजामिया में जितने अफसरान थे ब्यूरोक्रेसी के, वो सारे चेंज हो गए। तो क्या इस्लामाबाद के डीसी चेंज हुए हैं? मैं तो नहीं देखता कि सरगोदा के अंदर डीसी चेंज हुए हैं, मैं तो नहीं देखता कि शेखुपुरा में डीसी चेंज हुए, मैं तो नहीं देखता कि लाहौर में कोई डीसी चेंज, वही मैडम खातून है वही बैठी है। तो कितनी गलत बयानी जो वाज़े तौर पर उनकी 22 का मोहर लगाती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये बात हो रही थी कि आपका एतराजात अफराद के हद तक होता तो ठीक था, लेकिन आपका एतराजात तमाम के तमाम आरओज और डीआरओज के ऊपर था। अब तो शायद ये चीज जो है वो आपकी दरखास्त में मुनासिब नहीं थी। देखिए डीआरओज के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि 40 साल बाद ये इंतजामिया से लेने का इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नवाज शरीफ को मसरत के ऊपर बिठाने के लिए जो लंदन में डील तय हुई थी कि आपको इस तरह से लाया जाएगा, आपके केसेस खत्म किए जाएंगे, इंतजामिया से डीसी एसी जो है वो आरओज होंगे और फिर उस तरीके से हम धांधली कामयाब तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई गैर जानबदार इदारा हो जो डीआरओ वहां से लिए जाएं या साफ शफाफ इलेक्शन हो। आज तक आपने देखा कि पीएमएलएन ने कोई बयान दिया हो कि डीआरओ जो है वो इंतजामिया से होने चाहिए या अदलिया से होने चाहिए? वो तो जो इलेक्शन कमीशन जो उनकी डील हुई थी लंदन में उसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और वो तो बिल्कुल उनके हामी नासिर है। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के लोगों को शहीद किया गया इस इलेक्शन की वजह से, पीटीआई के लोगों पर गोलियां चलाई गई, पीटीआई के 4 लोग पैरालाइज हुए 9 मई के बाद, 100 के करीब जो है लोगों को जख्मी किया गया। तो क्या इसलिए हम अपने लोगों को जख्मी करवा रहे थे कि हम चाहते थे कि इलेक्शन ना हो? कैसी बात ये करते हैं? अच्छा, एक और चीज लास्टली बताइएगा, अब शेड्यूल जारी हो गया है तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। अगर टिकट्स की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर जितनी हमारी तंजीमें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां से हमारे सदूर रीजनल लेवल पर, डिवीजनल लेवल पर और अपने अपने हलकों से सारी रिकमेंडेशन दे के ऊपर क़यादत को जो सीनियर लीडरशिप है वहां भेजेंगे और वहां से पूरा प्रोसेस जो है वो खान साहब के साथ मुशावरत करके जारी किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मसला है ना, जो आज भी खान साहब ने ये कहा कि यहाँ पर जो धरना केस है, बाकी केसेस हैं, किसी और मुकदमे में 62(1) एक्ट की तशरीह करने के लिए एक शख्स को सहूलत देने के लिए नोटिस जो है वो लिया गया है। और ये भी देख लें कि बिलावल भुट्टो साहब के जो वालिद साहब थे मोहतरम शहीद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनका अगर केस चलाया गया है, हम नहीं कहते कि वो फैसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी खुशाइन बात है, फैसला और तमाम किरदार सामने है। हम तो जमहूरियत आइन की बालादस्ती के
कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब की सारी जिंदगी की स्ट्रगल है। लेकिन यहाँ पर नई अमवात करके उसी तरह से लोगों को जो शहीद जुल्फिकार भुट्टो को आज इतने अरसे के बाद उनका केस लग रहा है, जब 50 साल गुजर गए हैं, तो यही सिलसिला जो है वो आगे बंद होना चाहिए। इंसाफ जो है वो टाइम के ऊपर क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां नजर आ रही? कैसे चीफ साहब कहते हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्या नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में लोग अगवा हो रहे हैं? क्या नजर नहीं आ रहा कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं? और ये तमाम जमातें जो है तमाशा बनी हुई है कि जनाब नहीं 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ था तो इनके साथ होना चाहिए। ये वोट को इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक के वकील, बात कर रहे थे जो फैसला आया और फिर उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के हवाले से क्या इरादा है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं ये अब इंतखाबात तक तमाम के तमाम मराहिल कैसे तय होने हैं और किस तरह से ये मामला 8 फरवरी तक चलेंगे। पिलडाइट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान और इंतखाबी शेड्यूल के आने के बाद अगले मराहल कैसे तय होंगे और ऐसी सूरत हाल में जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, इंतखाबात के हवाले से तमाम चासाराइयाँ अब ख़त्म हो गई हैं और इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, तो आगे मामलात किस तरह से बढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो इन मामलात को किस तरह से देखेगा या उसे देखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए पिलडाइट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक तो कल का जो फैसला आया है, सबसे पहले इस पर फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल नहीं दिया, जब फैसला आया तो अब शेड्यूल जारी हो गया है, तो क्या शेड्यूल जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाकई जरूरत थी, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन उससे पहले एक और फैसला आ गया था हाई कोर्ट का। अगर वो ना आया होता तो मेरा ख्याल है कि ये 14 तारीख को स्केड्यूल जारी हो जाता, लेकिन चूंकि वो फैसला आ गया तो फिर उसकी वजह से ताखीर हो गई। अब उस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी था, तो इसलिए ये ताखीर हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा ताखीर नहीं हुई और ये एक दिन के बाद ही विदाउट अफेक्टिंग द पोलिंग डेट ये फैसला आ गया और उसके साथ ही प्रोग्राम भी आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत क्यों पेश आई और क्या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको कोई जमानत नहीं हासिल, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल कि अगर कोई अदालती फैसला आता है तो उसकी वजह से ये प्रोसेस डीरेल ना हो? जी हाँ, होना तो यही चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में जब एनफोर्समेंट का मामला होता है, अब देखिए ये मामला तो बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और वो इतना हाईली पब्लिसाइज्ड फैसला था कि 8 फरवरी की तारीख जो है ये पत्थर पर लकीर है, इसको किसी को करने की इजाजत ही देंगे, बल्कि कोई उसके बारे में शक भी फैलाएगा तो हम उसको तौहीन अदालत समझेंगे। इतनी वाज़ेह चीज के बावजूद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ये फैसला दे रहे हैं और स्टे ऑर्डर दे रहे हैं, जिसका मतलब ही ये था कि ये सारा प्रोग्राम सबोटैज हो जाए। तो ये तो एनफोर्समेंट का मसला है, इसमें कानून क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी हैसियत कानून की होती है। तो जब उन्होंने ये दे दिया था फैसला, तो चले एक आम शहरी अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता तो चले किसी हद तक बात समझ में आती थी, लेकिन हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ये काम कर रहे हैं, ये तो अदलिया को मेरे ख्याल में बिल्कुल अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं। वो इस पूरे मुल्क को उन्होंने 24 घंटे के लिए एक बुखार में और इस्तराब में मुब्तला कर दिया इस फैसले की वजह से। तो ये एनफोर्समेंट का इशू है मेरे ख्याल में। ठीक, और आपको लगता है इस फैसले से इलेक्शन कमीशन मजबूत हुआ है? अदालत में मामला गया, वहां से ऑर्डर आया। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा डिरेल होता रहा है। तो इस दफा अगर डिरेल फिर हो जाता तो रहा सहा एतमाद भी पूरे प्रोसेस पे खत्म हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट के टाइमली एक्शन की वजह से मैं समझता हूँ कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे भी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी जो फेथ है, वो एतमाद है, वो थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा और ये बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। और आपको लगता है अदालत ने जिस तरह से इस मामले को टेकअप किया है, मातहत अदलिया को एक तरह से गाइडलाइन दी है कि इस तरह के फैसले ना किए जाए जो इलेक्शन के पूरे सियासी अमल पर असरअंदाज हो, तो आपको लगता है इससे भी फर्क पड़ेगा, असरात होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए गलती की। अब मातहत अदलिया का काफी रोल होगा, क्योंकि अब एपलेट ट्राइब्यूनल्स भी हाई कोर्टों ने बनाने हैं और उनकी अपीलें भी जो होंगी नॉमिनेशन फॉर्म्स के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के बारे में वो उन्होंने करनी है। तो मेरे ख्याल अब सारे इस बारे में न सिर्फ अदलिया बल्कि इंतजामिया और बाकी लोग भी अलर्ट हो जाएंगे कि इलेक्शन की डेट के बारे में सब लोग बहुत सेंसिटिव हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी तरीके से इसको डिरेल किया जाए। ठीक है। और एक और मामला कि अब इंतखाबात के लिए जो इंतजामी अफसरान हैं वही इंतखाबात करवाएंगे। अब आपके ख्याल में इससे क्या फर्क पड़ सकता है? जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है उस पर यह फैसला किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, बार बार के तजुर्बात से अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अदलिया की तरफ से आए लोग तो भी इंतखाबात के बारे में सवालात तो उठते रहे। आरओज का इलेक्शन जब कहा गया था तो वो अदलिया के लोग ही तो थे, और फिर 2018 के इंतखाबात के बारे में सवाल उठाए गए, 2013 के इलेक्शन के बारे में सवालात उठाए गए, तो तब भी तो अदलिया के ही आरओज मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में अदलिया से हों या इंतजामिया से हों, अगर टॉप लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव या ऐसी कोई एक्शन मौजूद है कि जो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने वाली है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो दोनों सूरतों में असरअंदाज होगा। और अगर टॉप लेवल पे कोई ऐसी चीज नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में दोनों सूरतों में फेयर इलेक्शन होगा। मेरे ख्याल अब हमें इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि हमें इंतजामिया पे भी एतमाद करना चाहिए। अच्छा। और जहाँ पे कोई इक्का दुक्का ऐसे वाकयात हों कि इंतजामिया को फेवरेटिज्म का मुजाहरा करे, उसको जिस तरह दस्ता में एक बाकायदा एक मिसाल बनाया गया था, तो मिसाल बनाया जाए ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन लेके। लेकिन मेरे ख्याल में इंतजामिया के हों या अदलिया के हों, बहुत मार्जिनल सा फर्क है। हमारा साइकोलॉजिकल सा एक ख्याल है कि अदलिया के लोग होंगे तो बेहतर होंगे। इसमें एक टेक्निकल इशू भी है। देखिए, जब ये आरओज के जो फैसले होते हैं ना, इनके खिलाफ फिर वो अपील होती है, वो अदलिया में जाती है। तो अगर अदलिया पहले उसके अंदर मुलविस हो जाएगी तो फिर वो अदलिया की स्पेशलिटी पे बाद में सवाल उठते हैं। तो इस लिहाज से बांग्लादेश हो या इंडिया हो, इंडिया में खासतौर पे इलेक्शन बहुत समझे जाते हैं कि फ्री एंड फेयर होते हैं, तो वहां पे हमेशा ये इंतजामिया के लोग ही कराते हैं एज आर ओ। कभी वहां पे अदलिया के लोगों को ना कहा गया ना उन्होंने कराया। लेकिन इसमें अहमद बिलाल महबूब साहब, एक आर्गुमेंट ये रहा है कि इंतजामिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि अगर वो लोग जो उनके हवाले से ऑर्डर्स निकाल रहे हैं वही लोग इंतखाबात करवाएंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको हासिल होगी वो नहीं होगी, और इंतजामिया के निस्बत अदलिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल काम है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, ये मार्जिनल फर्क हो सकता है लेकिन आप देखें कि ये उनके खिलाफ जो फैसले हैं इंतजामी, उनकी बुनियाद पे तो आप इस पूरे सिस्टम को कैसे डिस्क्रेडिट कर सकते हैं? क्योंकि अदलिया में भी तो कई लोग फैसले देते रहे हैं ना उनके खिलाफ। अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी एतमाद किया है इमरान खान साहब ने। तो अब क्या अदलिया के लोग फैसले तो नाकाबिले एतमाद नहीं है ना? उनके ख्याल में वो नाकाबिले एतमाद है क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने फैसले दिए हैं। तो इंतजामिया भी फैसले करती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन भी पूरा रिग करे इस वजह से। राइट। लेकिन अगर रिग होगा इस वजह से नहीं होगा कि इंतजामिया के लोग हैं, तो उसकी वजह वही है कि टॉप से कोई डोरी हिलेगी तो फिर इंतजामिया आएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो आरओज होते हैं तो बहुत लिमिटेड से काम करते हैं, बाकी काम तो सारा इंतजामिया नहीं करना होता।
इलेक्शन कराना, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना, उसके लिए वो तमाम के तमाम काम इंतजामिया नहीं करने होते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक, वापस आते कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंतखाबात आने वाले हैं। हमारी सियासी जमातों के सामने और भी बहुत सारे मामलात रहते हैं और सियासी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं जिस पर इन जमातों की तवज्जो होनी चाहिए, उन मसाइल पर तवज्जो ऐसा लगता है कम होती है। सियासी जमातें अपना मंशूर भी तैयार करें, लेकिन अगर इन मैनिफेस्टोज को देखा जाए तो इनकी हैसियत कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं होती। पाकिस्तान में एक अहम मसला तालीमी निजाम और बच्चों की बड़ी तादाद जिनको स्कूल जाना चाहिए उनका स्कूलों में ना जाना भी है। इक़्तिसादी सर्वे 2022 और 23 के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो तकरीबन 32% बनता है। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह बलूचिस्तान में 47, सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32 और पंजाब में 24% है। रवा साल जून के महीने में जारी होने वाले इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता साल के दौरान तालीम पर GDP का सिर्फ 1.7% खर्च किया। हमें वसाइल की कमी का सामना रहा है, तालीमी निजाम को भी उन्हीं वसाइल की कमी जैसे मसाइल का भी सामना है। एक बड़ी वजह इसमें बढ़ती हुई आबादी भी है। आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से हमारे निजाम के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और असरात तालीमी निजाम और स्कूलों में बच्चों की तादाद पर भी जाहिर हो रहे हैं। अब जो अदम दस्तयाबी है, इसके बराह रास्त असरात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी पड़ते हैं, जबकि रोजगार के वसाइल और मौके भी इससे मुतासिर होते हैं। क्या तालीमी निजाम में बेहतरी बड़ी सियासी जमातों की तरजीहात में शामिल है? सियासी जमातों की तरजीहात क्या हैं और क्या होनी चाहिए, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। और मेरे साथ मौजूद है निगरान वफाकी वजीर तालीम जनाब मदद अली सिंधी साहब। मदद अली सिंधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मदद अली सिंधी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, मसला आपको क्या नजर आता है? हमारी जो सियासी जमातें हैं ये वादे करते हैं तालीम के हवाले से, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, और हमारे जो बयानिए हैं इंतखाबात के हवाले से उनमें भी तालीम का, तालीमी निजाम में बेहतरी का किस तरह से आगे चलना है, इसका जिक्र क्यों नहीं होता? जनाब, आपका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने इंतहाई अहम मौजू मुंतखब किया है। मैं ये बात महसूस करता आ रहा हूँ कि हमारे सियासी जमातों के आइन में, मंशूर में तालीम का जिक्र तो होता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो तालीम के लिए बिल्कुल कम पैसा रखती हैं। अब बात यह है कि जब मैंने मनसब ये वजारत तालीम संभाला तो मैंने इस्लामाबाद से शुरुआत की कि मैं देखूं कि इस्लामाबाद के स्कूलों की हालत क्या है। जब मैंने इस्लामाबाद के स्कूलों की हालत ज़ार देखी, बच्चियों के स्कूल में वॉशरूम टूटे हुए हैं और उनके पास पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, तो फिर मैंने समझा कि भाई बाहर की हालत होगी। बाहर की हालत तो मुझे भी पता है। तो मैंने तमाम स्कूलों का भी मुआयना किया, कॉलेजेस। मेरे सामने अब अहम चीज़ ये है, आने वाले हुकूमतों के लिए चैलेंजेस है। तालीम के लिए जितने ज़्यादा पैसे रखने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, तालीम के शोबे में जो करप्शन होती है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सवाल किया कि भाई ये EGO या छोटे अफसर क्यों नहीं स्कूलों का मुआयना करते हैं? वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो क्यों नहीं काम होता है? ठीक। तीसरी बात ये कि हमें, आपको पता है कि 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। 2.5 करोड़ बच्चों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब की है, दूसरा नंबर सिंध है, फिर बलोचिस्तान और KP की है। तो भाई ये कितने बरसों से बाहर है? आपको पता नहीं है कि ये बच्चियां और बच्चे घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं? उनको वापस इसमें मुझे बताइएगा, मसला आपको क्या नजर आता है? ये का मसला है या इंतजामी मसला है? दोनों। मैं समझता हूँ ये दोनों मसाइल हैं। अब देखें ना, सबसे अहम मसला है कि हमारे मुआशरे में गुर्बत बहुत है। वो समझते हैं बच्चियों को क्यों पढ़ाएं, कमा कर लाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इंतजामी मसला भी बहुत अहम है। मैंने जिक्र किया ना कि ये क्यों नहीं काम करते, आखिर ये इतने बरसों से ये हालात क्यों खराब है, मयार तालीम की हालत क्यों खराब है, हम बच्चों को टेक्निकल तालीम की तरफ क्यों नहीं लाते? स्किल्स उनके लिए होना चाहिए। दुनिया के ममालिक में इस वक्त कितनी ज़रूरत है हुनरमंद लोगों की। हम देखेंगे भाई मैट्रिक के पास कौन से बच्चे क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास सिस्टम कुछ है ही नहीं। मैं ये बरमला कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को वो ठीक करना होगा। आने वाले सियासी हुकूमतों को अब तालीम पर तवज्जो मुकम्मल देनी होगी, क्योंकि तालीम के सिवा हमारे तरक्की के लिए और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, पीने का पानी,
स्कूल अच्छा स्कूलों की हालत देखें, सारे पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों पर तवज्जो हुकूमतों ने देना बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बेहतर करना पड़ेगा। एक छोटे गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं होता, वहां सरकारी स्कूल होता है। उस सरकारी स्कूल को बेहतर करना हुकूमत वक्त का काम है। आज इस दौर में अगर मुख्तलिफ सूबों में बच्चियां और बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़े, दरख्त के नीचे पढ़े, फिर तो भाई एक बहुत अहम सवाल है कि हम कहां जा रहे हैं। दुनिया के ममालिक देखे वो कहां पहुंच गए, दुबई यूएई कहां पहुंच गया और हम लेकिन इंतखाबी वादे तो बहुत सारे हैं मदद अली साहब, म्यारे तालीम क्यों नहीं हम बेहतर कर सकते? या फिर ये पाकिस्तान में हमने देखा यकसा निसाब की भी बहुत बातें होती रही, एजुकेशन पॉलिसी पर जो है वो इस पर जो है वो सियासी जमातें तो बहुत कहती हैं कि हम इसको जो है वो ठीक करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं हम कर सके म्यारे तालीम भी बेहतर? जनाब म्यारे तालीम दुरुस्त कर होता है, वो जो टीचर पढ़ाता है उसी की जिम्मेवारी है। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ाता है, मैं आपको बताऊं कि टीचर्स ट्रेनिंग का सिलसिला हमारे पास खत्म हो गया है। टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो क्या पढ़ाएगा? यूनिवर्सिटीज में कोई ट्रेनिंग नहीं है। अभी मैं ग्लासगो की यूनिवर्सिटी में था, वहां से मालूम किया कि आपके पास टीचर्स ट्रेनिंग, उन्होंने कहा हमारे पास अहम शुबा है कि टीचर्स ट्रेनिंग हम इस तरह नहीं रखते लोगों को। तो भाई ये कौन करेगा? ये तो सियासी हुकूमतों का काम है। हम तो 3-4 महीने के लिए आए फिर चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आने वाले हुकूमत सियासी जमातों को अब तालीम का शोबा आने वाला साल या उनके हुकूमतों का साल का उनको मनाना चाहिए कि भाई हमारे लिए। लेकिन जब वो तो यूनिवर्सिटियां बनाने का ऐलान करें, हमारे जब लोग लीडर जाते हैं जलसों में उनका ऐलान होता है, तो आपको लगता है उससे कोई फायदा नहीं होता? ये जो हमने इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियां बनाई हैं पिछले कोई 10-15 सालों में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको पता है कि मैंने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वाइस चांसलर से मुलाकात की थी और उनसे मसाइल सुने थे। अब उसमें दिक्कत यह है कि यूनिवर्सिटियां तो ये बना देते हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं करते। और दूसरी बात, जब सियासी दौर आता है तो वाइस चांसलर को कहा जाता है कि यहाँ 100 आदमी रखो, 50 आदमी रखो। जब लोग बढ़ जाते हैं उनका बजट बढ़ जाता है, फिर वो चीखते हैं कि हमारा बजट कम है। तो ये ऐसे मसाइल है जो तमाम सूबों के वाइस चांसलर को अपने चीफ मिनिस्टर से मिलकर हल करना चाहिए। ये मसाइल चीफ मिनिस्टर हल कर सकता है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तालीम का शोबा, लेकिन HEC, हम जो HEC के जरिए तमाम यूनिवर्सिटी की मदद करते हैं, हॉस्टल्स बन रही हैं और काम हो रहा है, लेकिन वाइस चांसलर से उनके मसाइल सुनना और उनके सियासी दबाव न रखना ये हुकूमत वक्त का काम है। अच्छा, तो आपके ख्याल में सियासी जमातें को इकट्ठी हो सकती हैं, कोई फैसला कर लें कि तालीम को आगे किस तरह से बढ़ाना है, और कोई मिसाके तालीम हो सकता है? क्योंकि हमने जिस तरह मिसाके मईशत की बात सुनी है, तो क्या कोई मिसाके तालीम भी हो सकता है इन जमातों के दरमियान? मैं समझता हूँ इस बात की जरूरत है। जब ये हुकूमत, सियासी हुकूमत इक़्तिदार में आए तो उनसे पहले उनको एक मीसाक बनाना चाहिए कि हमें क्या करना है तालीम के शोबे में, किस तरह हमें। अब ठीक है, 8वीं जमात तक तो यकसा सब्जेक्ट्स हो गए हैं, मदरसों को भी रजिस्टर किया गया है, लेकिन आगे किस तरह बढ़ना है, आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों को किस तरह वापस लाना है, मयार तालीम किस तरह दुरुस्त करना है, सरकारी स्कूलों को किस तरह बेहतर करना है। भाई मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। इसके लिए 5 साल मंसूबा जरूरी है और उसकी चेक और बैलेंस जरूरी है, करप्शन का खात्मा जरूरी है। इसके सिवा ये मसला नहीं हल होगा। लास्टली पे ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि सियासी बयानियों में इसका जिक्र हो, इस मामले पर बात हो, सियासी जमातों की तरजीहात में ये चीज शामिल हो? मेरे भाई, आप और हम तो वो हैं जो फकत निशानदेही करते हैं, लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं और मीडिया के आदमी हैं। हम और आप निशानदेही करते रहते हैं। अब हुकूमतें जो आएंगी ये उनका काम है तो वो इस मसले को हल करें। आप और हम तो बार बार निशानदेही करते आ रहे हैं। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने भी 12 लिखा है, आपने भी ये प्रोग्राम किया है। अब वो सुने और उनको खुदा ये हिम्मत और कुव्वत दे कि वो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। शुक्रिया। मदद अली सिंधी साहब, निगरान वजीर तालीम, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।